उधार लेकर शेयर्स खरीद लो। सुनने में कितना आसान लगता है ना। मान लो आपके पास 30,000 रुपीज़ है, लेकिन ब्रोकर आपको 1 लाख रुपीज़ के शेयर्स खरीदने देता है। मार्केट ऊपर गया तो प्रॉफिट कई गुना, लेकिन स्टॉक सिर्फ 20% गिरा तो आपका अपना पैसा 50% से भी ज़्यादा डूब सकता है। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? शेयर्स गिरने पर अगर आप एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं दे पाए तो आपके शेयर्स कब बेचने हैं, ये डिसीजन आप नहीं, आपका ब्रोकर लेगा। इंडिया में ऐसी मार्जिन फंडिंग लगातार बढ़ रही है और अराउंड 1.3 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच चुकी है। सिर्फ एक साल में ये बोरोइंग 50% से ज़्यादा बढ़ी है। तो सवाल ये है कि ये स्मार्ट इन्वेस्टिंग है या इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर धीरे धीरे लोड हो रहा है एक लेवरेज बॉम्ब। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एमटीएफ एग्जैक्टली काम कैसे करता है। मान लीजिए आपको लगता है कि कोई स्टॉक अगले 3 महीने में ऊपर जाने वाला है। आपके पास 30,000 रुपीज़ है, लेकिन 30,000 रुपीज़ की पोजीशन आपको छोटी लग रही है। आप ब्रोकर का ऐप खोलते हो और वहाँ ऑप्शन आता है कि सिर्फ 30,000 रुपीज़ पे करके 1 लाख रुपीज़ के शेयर्स खरीद सकते हो। बाकी 70,000 रुपीज़ ब्रोकर फंड करेगा। इसी को मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी कहते हैं, यानी एमटीएफ। लेकिन ब्रोकर चैरिटी नहीं कर रहा। जो 70,000 रुपीज़ उसने दिए हैं उस पर डेली बेसिस पर इंटरेस्ट लगेगा। खरीदे हुए शेयर्स ब्रोकर के फेवर में प्लेज्ड रहेंगे। जब तक आप रिक्वायर्ड मार्जिन मेंटेन कर रहे हो पोजीशन चलती रहेगी, लेकिन स्टॉक गिरा और मार्जिन कम हुआ तो ब्रोकर एक्स्ट्रा पैसे मांगेगा। आपने पैसे नहीं दिए तो ब्रोकर आपके शेयर्स बेचकर पोजीशन लिक्विडेट कर सकता है। अब सवाल ये है कि लोग एमटीएफ लेते क्यों है? क्योंकि मार्केट ऊपर जाते वक्त इसका मैथ्स बहुत सही दिखता है। आपने 30,000 रुपीज़ लगाए, ब्रोकर ने 70,000 रुपीज़ दिए और आपने 1 लाख रुपीज़ का स्टॉक खरीदा। स्टॉक 15% बढ़ गया, आपको प्रॉफिट हुआ 15,000 रुपीज़। आपने पॉकेट से सिर्फ 30,000 रुपीज़ लगाए थे, इसलिए आपको लगेगा कि 30,000 पर 15,000 कमा लिए, यानी कि 50% रिटर्न। लेकिन सबसे पहले इस प्रॉफिट पर लगेगा इंटरेस्ट। इंडियन ब्रोकर्स एमटीएफ फंडिंग पर रफली 9 से 18% एनुअल इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट 14% है। 70,000 रुपीज़ के लोन पर एक साल का इंटरेस्ट अराउंड 9,800 रुपीज़ हुआ। स्टॉक ने 15,000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिया, लेकिन उसमें से 9,800 रुपीज़ सिर्फ इंटरेस्ट में चले गए। ब्रोकरेज, टैक्सेस और दूसरे चार्जेस अभी भी बाकी है। एमटीएफ में आपके स्टॉक को सिर्फ मार्केट को बीट नहीं करना है, उसे इंटरेस्ट, चार्जेस, टैक्स और टाइमिंग चारों को बीट करना है। और ये सब अच्छा सिर्फ तब तक लगता है जब तक मार्केट ऊपर जा रहा है। अब कैलकुलेशन को रिवर्स करके देखते हैं। टोटल पोजीशन 1 लाख रुपीज़ की है, आपका पैसा 30,000 रुपीज़ और ब्रोकर का पैसा 70,000 रुपीज़। स्टॉक 20% गिर गया। आपकी 1 लाख रुपीज़ की पोजीशन अब 80,000 रुपीज़ की रह गई, लेकिन ब्रोकर का 70,000 रुपीज़ का लोन 20% कम नहीं होगा। ब्रोकर को अब भी पूरे 70,000 रुपीज़ चाहिए। अगर पोजीशन इस लेवल पर क्लोज होती है तो ब्रोकर का पैसा रिटर्न करने के बाद आपके पास रफली 10,000 रुपीज़ बचेंगे। स्टॉक सिर्फ 20% गिरा, लेकिन आपके 30,000 रुपीज़ में से 20,000 रुपीज़ खत्म हो गए, यानी आपकी अपनी कैपिटल का अराउंड 67% साफ हो चुका है। इंटरेस्ट और चार्जेस अलग, यही लेवरेज की असली पावर है। प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करता है, लेकिन लॉस को उससे भी ब्रूटली मल्टीप्लाई कर देता है। कैश इन्वेस्टर के पास वेट करने का ऑप्शन होता है, लेवरेज्ड इन्वेस्टर के पास सीधा मार्जिन कॉल होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में एमटीएफ का नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जून 2025 में एमटीएफ बुक 86,000 करोड़ रुपीस की थी। जून 2026 तक ये 1.36 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गई, यानी सिर्फ एक साल में 58% ग्रोथ। मई के एक ही मंथ में ये बुक 11% बढ़ी और जून में फिर 7% बढ़ गई। साथ ही कैश मार्केट टर्नओवर मई से जून के बीच 6% गिर गया। मतलब नॉर्मल कैश मार्केट एक्टिविटी थोड़ी स्लो हुई, लेकिन उधार लेकर शेयर्स खरीदना और तेज हो गया। और ब्रोकर्स को ये बिजनेस बड़ा पसंद आ रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर पैसा बनाए या ना बनाए, ब्रोकर को फंडिंग पर इंटरेस्ट मिलता रहता है।
यानी इन्वेस्टर को लोन लेने की आदत लग रही है और ब्रोकर को लोन देने का बिजनेस प्रॉफिटेबल लग रहा है। और इंडिया इस स्टोरी में अकेला नहीं है। अमेरिका में जून 2026 तक स्टॉक मार्केट मार्जिन डेट 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया। जून 2025 में ये अराउंड 1.01 ट्रिलियन डॉलर्स था, यानी एक साल में ऑलमोस्ट 50% का जंप। साउथ कोरिया में लेवरेज रिटेल इन्वेस्टमेंट अराउंड 39 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई। चाइना में भी रेगुलेटर्स को मार्जिन रिक्वायरमेंट्स टाइटन करनी पड़ी थी। अमेरिका में एआई और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, कोरिया में सैमसंग और एसके हाइनिक्स, इंडिया में लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, सब कुछ। पूरी दुनिया में इन्वेस्टर्स अपने एक्चुअल कैपिटल से ज़्यादा मार्केट एक्सपोजर लेना चाहते हैं। और हिस्ट्री बताती है कि जब बोरोड मनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बन जाता है तब रिस्क स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर से काफ़ी ज़्यादा होता है। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस याद कीजिए। वहाँ लेवरेज हाउसेस और मॉर्गेजेस के ऊपर बिल्ड हुआ था। बैंक्स ने इजी होम लोन्स दिए। उन लोन्स को सिक्योरिटीज़ में पैकेज किया गया, फिर उन सिक्योरिटीज़ के ऊपर और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बना दिए गए। जब तक हाउस प्राइसेस बढ़ती रही सबको लगा सिस्टम परफेक्ट है, लेकिन जैसे ही प्राइसेस गिरे बोरोअर्स डिफ़ॉल्ट करने लगे, कोलैटरल की वैल्यू गिरी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अपने एसेट्स बेचने शुरू किए, बायर्स गायब हुए और एक इंस्टीट्यूशन का प्रॉब्लम पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का प्रॉब्लम बन गया। यही बेसिक साइकिल एमटीएफ में भी होती है। स्टॉक बढ़ा, कोलैटरल बढ़ा और लोन मिला, लोन से और बाइंग हुई, फिर स्टॉक गिरा, कोलैटरल गिरा, मार्जिन कॉल आया और फोर्स्ड सेलिंग हुई। 2008 का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन ये था कि लेवरेज धीरे धीरे बिल्ड होता है लेकिन अनवाइंड बहुत फास्ट होता है। अब मान लीजिए क्रूड ऑयल बढ़ता है, इन्फ्लेशन ऊपर जाती है, रुपी वीक होता है और आरबीआई को इंटरेस्ट रेट्स हाई रखने पड़ते हैं। एमटीएफ इन्वेस्टर को एक साथ 3 झटके लगेंगे। पहला, ब्रोकर की फंडिंग कॉस्ट बढ़ेगी, यानी एमटीएफ का इंटरेस्ट और महंगा हो सकता है। दूसरा, हायर इंटरेस्ट रेट्स की वजह से स्टॉक मार्केट वैल्यूएशंस प्रेशर में आ सकती है। और तीसरा, फॉरेन इन्वेस्टर्स शेयर्स बेचकर सेफर एसेट्स की तरफ जा सकते हैं। यानी एग्जैक्टली जब मार्जिन कॉल्स की वजह से सेलिंग बढ़ेगी मार्केट में बायर्स कम हो सकते हैं। स्टॉक नीचे, बोरोइंग कॉस्ट ऊपर और बायर्स गायब। लेवरेज के लिए इससे ज़्यादा डेंजरस कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। इसके लिए साउथ कोरिया का रीसेंट एग्जाम्पल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स सिर्फ 6 महीने में डबल से ज़्यादा हो गया था। एआई बूम, मेमोरी चिप शॉर्टेज और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एसके हाइनिक्स की रैली ने कोरिया को दुनिया का बेस्ट परफॉर्मिंग मेजर मार्केट बना दिया। रिटेल इन्वेस्टर्स ने इस रैली में बोरोड मनी से मैसिव बेट्स लिए। मई के एंड तक साउथ कोरिया के इक्विटी मार्केट में लेवरेज रिटेल इन्वेस्टमेंट अराउंड 39 बिलियन डॉलर्स के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई थी। ऊपर से 27 मई को कोरिया ने सैमसंग और एसके हाइनिक्स से लिंक्ड सिंगल स्टॉक लेवरेज्ड ईटीएफ्स लॉन्च कर दिए। मतलब अगर स्टॉक एक दिन में 5% बढ़ा तो 2x ETF रफली 10% टारगेट करता था। स्टॉक 5% गिरा तो लॉस भी रफली डबल। डिमांड इतनी ज़बरदस्त थी कि लेवरेज ETF ट्रेडिंग के लिए मैंडेटरी ट्रेनिंग कंप्लीट करने वालों की भीड़ से एसोसिएशन की वेबसाइट क्रैश हो गई। कुछ ही हफ्तों में 3.5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टर्स ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके थे। लेवरेज ने रैली को रॉकेट बना दिया था। फिर डायरेक्शन रिवर्स हुई। 28 जुलाई को कॉस्पी एक ही दिन में 11% गिरा। सैमसंग और एसके हाइनिक्स दोनों अराउंड 14% गिरे। अगले दिन मार्केट फिर अराउंड 6% गिरा। सोचो अगर निफ्टी एक दिन में 10-11% गिरने लगे तो मार्केट में क्या सिचुएशन होगी। ये नॉर्मल इन्वेस्टिंग नहीं थी, ये लेवरेज ड्रिवन वॉलेटिलिटी थी। फंडामेंटल्स पीछे रह गए, मार्जिन कॉल्स, फोर्स सेलिंग और पैनिक मार्केट चला रहा था। अब क्या इंडिया में भी ऐसा हो सकता है? तो देखो, इंडिया और कोरिया एग्जैक्टली सेम नहीं है। कोरिया में लेवरेज का एक बड़ा पोर्शन सैमसंग और एसके हाइनिक्स जैसे 2 एआई लिंक चिप स्टॉक्स के अराउंड कॉन्सेंट्रेटेड था। इंडिया में एमटीएफ एक्सपोजर रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस और हज़ारों दूसरी सिक्योरिटीज़ में स्प्रेड है। इंडिया का टोटल एमटीएफ एक्सपोजर ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन का अराउंड 0.3% है, जबकि कोरिया का 1% के आसपास पहुंच गया था। तो क्या इंडिया इससे सेफ है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इंडिया का बॉम्ब कोरिया की तरह एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। इंडिया की प्रॉब्लम लिक्विडिटी हो सकती है,
रिलायंस जैसे स्टॉक में ब्रोकर को शेयर्स बेचने होंगे तो बायर्स मिल जाएंगे, लेकिन किसी स्मॉल कैप में नॉर्मल दिन पर ही वॉल्यूम बहुत कम होता है। अगर स्टॉक लोअर सर्किट में लग गया तो इन्वेस्टर सेल करना चाहेगा, ब्रोकर सेल करना चाहेगा, लेकिन बायर ही नहीं होगा। फिर होता है एक डेंजरस लूप एक्टिवेट। स्टॉक गिरा, मार्जिन कम हुआ, ब्रोकर ने एक्स्ट्रा कैश मांगा, इन्वेस्टर कैश नहीं दे पाया, ब्रोकर ने शेयर सेल किए, सेलिंग से प्राइस और गिरा, दूसरे इन्वेस्टर्स के भी मार्जिन कॉल्स ट्रिगर हुए, उनके शेयर्स भी सेल हुए, प्राइस फॉल, मार्जिन कॉल, फोर्स सेलिंग और फिर वापस प्राइस फॉल। लेवरेज करेक्शन स्टार्ट ना भी करे लेकिन करेक्शन को क्रैश जरूर बना सकता है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की। उन्होंने बोरोड मनी से स्टॉक्स खरीदने के अगेंस्ट स्ट्रांगली वार्न किया है। बफेट का पॉइंट सिंपल था, कंपनी अच्छी हो सकती है, एनालिसिस करेक्ट भी हो सकता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक कितना नीचे जा सकता है। कैश इन्वेस्टर रिकवरी का वेट कर सकता है, लेवरेज इन्वेस्टर का स्टॉक रिकवर होने से पहले ब्रोकर पोजीशन क्लोज कर सकता है। लेवरेज में सिर्फ राइट होना इनफ नहीं है, आपको राइट टाइम पर राइट होना पड़ता है। तो MTF यूज़ करने से पहले ये मत सोचिए कि स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है, ये सोचिए कि स्टॉक 20% नीचे गया तो आपके पैसों का क्या होगा। क्या आप एक्स्ट्रा मार्जिन ला सकते हो? क्या आप 9% से 18% इंटरेस्ट कंफर्टेबली पे कर सकते हो? क्या स्टॉक इतना लिक्विड है कि ब्रोकर बेचने जाए तो बायर मिल जाए? और अगर पोजीशन फोर्सफुली क्लोज हो गई तो क्या आपकी फाइनेंशियल लाइफ सर्वाइव करेगी? इंडिया भी साउथ कोरिया नहीं बना है, लेकिन कोरिया भी एक दिन में साउथ कोरिया नहीं बना था। पहले मार्केट डबल हुआ, फिर लेवरेज बढ़ा, इन्वेस्टर्स को लगा रिस्क कंट्रोल में है, और जब डायरेक्शन रिवर्स हुई तो इंडेक्स एक दिन में 11% गिरने लगा। आज इंडिया का MTF बुक मार्केट क्रैश नहीं कर रहा, लेकिन कल अगर वैल्यूएशंस करेक्ट हुई, क्रूड ऑयल बढ़ा, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सेलिंग की और स्मॉल कैप्स में बायर्स गायब हो गए, तो लेवरेज एक नॉर्मल करेक्शन को पैनिक में बदल सकता है। क्योंकि कैश से खरीदे हुए स्टॉक्स में टाइम आपके साइड हो सकता है, उधार से खरीदे स्टॉक में इंटरेस्ट का क्लॉक चलता रहता है, मार्जिन कॉल पास आता रहता है और एग्जिट बटन धीरे धीरे आपके हाथ से निकल कर ब्रोकर के हाथ में चला जाता है। और मार्केट में सबसे डेंजरस पैसा वो है जो आपका था ही नहीं, लेकिन उसका पूरा लॉस आपको भरना है।